नमस्कार विद्यार्थियों, हम बातचीत कर रहे हैं एमए फाइनल के पेपर भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, और उसके तहत हम बातचीत कर रहे हैं संवैधानिक विकास की। और इस संवैधानिक विकास की कड़ी में हम बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार से भारत में संवैधानिक जो परंपराएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका विकास हुआ। और इस कड़ी में पिछले व्याख्यान में मैंने बात की थी कि 1853 में जो चार्टर एक्ट है, उससे पहले इंग्लैंड में इस प्रकार की वातावरण था कि सब भारतीय क्षेत्र है उस पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण होना चाहिए। 1857 की क्रांति हुई और क्रांति में भारतीय हारे, राजा हारे, कंपनी जीती, लेकिन ब्रिटिश संसद को कंपनी से भारतीय क्षेत्र को हथियाने का या अपने नियंत्रण में लेने का सीधा मौका था। संसद ने वही किया। संसद ने एक भारतीय परिषद बनाई और 15 सदस्यीय भारतीय परिषद में 8 जो सदस्य हैं वो क्राउन के द्वारा मनोनीत और 7 निदेशकों द्वारा केवल एक बार के लिए मनोनीत किए गए। और उसके बाद में 12 सचिव के माध्यम से वायसराय पर नियंत्रण किया गया। और इस समय क्राउन ने घोषणा भी की, उस प्रकार से घोषणा की कि जो भारतीय क्षेत्र है और जो भारतीय क्षेत्र की जनता है वो क्राउन की जनता है, और उसके सुख दुख में क्राउन या राजा उतना ही भागीदार है जैसे कि अन्य को शासनाध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से घोषणा की गई, और घोषणा का प्रभाव ये हुआ कि भारतीय लोगों ने ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश राजा को अपना राजा मान लिया। इसके बाद में अब जब वास्तविक रूप से संसद के पास में भारतीय क्षेत्र आ गया तो संसद को ये जरूरत पड़ी कि साहब किस प्रकार से शासन प्रशासन चलाया जाना चाहिए। 1853 के द्वारा जो वायसरॉय था या गवर्नर जनरल है, इसकी परिषद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया और भारतीय क्षेत्र में विधि बनाता। भारतीय परिषद को ये अधिकार दिया गया कि वो भारतीय क्षेत्र के लिए विधि बनाए, क्योंकि भारतीय परिषद जो है वो भारतीय क्षेत्र से बहुत दूर इंग्लैंड में स्थित होती थी, इस कारण से विधि बनाना संभव नहीं होता था। तो अब ये बात आई कि साहब विधि कौन बनाएगा भारतीय क्षेत्रों के लिए। तो जो मूल विधियां हैं या जो बहुत बेसिक बातें हैं वो भारतीय परिषद द्वारा बनाई गई, और उसके बाद में अन्य विभिन्न प्रकार की जो विधि, कानून, अधिनियम, नियम जो बनने हैं वो वायसराय अपनी परिषद के साथ में बनाएगा। और इस वायसराय जिसके पास में 5 पार्षद होते थे, और एक पार्षद जो था वो सेनापति जोड़ा गया, तो 500 सदस्य विधिवेता के रूप में शामिल हो गया। और वायसराय को ये कहा गया कि 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों का वो अपने हिसाब से मनोनयन करे। तो वायसराय जो है वो 2 वर्ष के लिए इनका मनोनीत कर सकता था। और ये जो 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य होते थे उसमें ये तय किया गया कि वायसराय अपनी इच्छा से, अब वो भारतीय राजाओं को या भारतीय कहते जो विभिन्न जो है प्रभावशाली लोगों को वो शामिल करे। तो एक तरह से ये उन्होंने, वायसराय ने भी भारतीय राजा महाराजा जिनका जनता से दूर दर से कोई मतलब नहीं था, उनको कहते सदस्य बनाया गया। लेकिन इस कुल मिलाकर के एक वायसराय खुद 5 पार्षद और 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य, इस प्रकार से ये भारतीय विधायिका की शुरुआत हुई। तो 1861 का अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट का पहला अधिनियम, जिसमें तय किया गया कि भारतीय क्षेत्रों के लिए जो विधि है वो वायसराय की सह परिषद या सह परिषद वायसराय के द्वारा बनाया जाएगा। और साथ में 1853 के द्वारा या 1833 के द्वारा भी बम्बई, मद्रास, इन या उत्तर पश्चिमी प्रांत, इनसे वहाँ से विधि बनाने का जो अधिकार छीन लिया गया था, अब उन प्रेसिडेंसियों को वापस अधिकार लौटा दिया गया कि वो प्रेसिडेंसियाँ भी स्थानीय स्तर पर अपने कानून का निर्माण करें। लेकिन वो वायसराय की पूर्व अनुमति से या वायसराय की अनुमति से उनकी जो अधिनियम विधि जो है वो जारी होंगे, और साथ में वायसराय की पूर्व अनुमति से वो लागू किए जाएंगे या वो प्रस्तावित किए जा सकेंगे। तो इस प्रकार से ये
जो परंपरा है वो भारतीय विधायी प्रक्रिया का विकास है। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो या इस समय आया 1861 के अधिनियम के बाद कि 1858 में 1858 का जो अधिनियम बना उसमें लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट वायसराय थे, उन्होंने देखा कि भारत की जो वायसराय है, इन वायसराय के पास में 5 कार्यकारी पार्षद हैं और विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए ये 5 कार्यकारी लोग काम करते थे। ये 5 कार्यकारी जो लोग हैं A, B, C, D, E, ये सभी लोग निर्णय या फाइलें जो हैं वो किसी के पास भी भेजी जा सकती थी या कोई भी निर्णय कर सकता था। इससे क्या होता है कि अक्सर इन जो A, B, C, D जो 5 के जो कार्यकारी लोग हैं उनमें झगड़े होते रहते थे या बहुतों बार उनको बैठ करके एक साथ समूह में उनको कहते हैं कि उस पर आदेश निर्देश करने पड़ते थे। तो ये बड़ी अटपटी प्रक्रिया थी कि एक फाइल कभी किसके पास जाती है, कभी किस कार्य पार्षद के पास जाती है, कभी दूसरे पार्षद के पास जाती है। उनके दृष्टिकोण अलग होने से और आदेश निर्देश में इस प्रकार का कन्फ्यूजन होता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि ये जो बेहुदा और बिल्कुल हास्यास्पद ये प्रक्रिया है कि इसके द्वारा कार्यकारी परिषद या जो कार्यपालिका है उसमें एक ही फाइल को विभिन्न लोगों को भेजा जा सकता है या कन्फ्यूजन रहता है। तो 1858 में उन्होंने क्या किया कि पोर्टफोलियो, जिसको हम विभागीकरण कहते हैं, ये उन्होंने शुरुआत की पोर्टफोलियो। और उन्होंने कार्यकारी परिषद के जो 5 कार्यकारी पार्षद है उनको अलग अलग विभाग बांट दिए। जैसे सेना विभाग अलग दिया गया, रक्षा विभाग दूसरे को दिया गया, राजस्व विभाग तीसरे को दिया गया और डाक का जो है वो अन्य उसको दिया गया। तो उसको प्रत्येक कार्यकारी पार्षद को एक विभाग दे दिया गया, उसको उसका अध्यक्ष बना दिया गया, उसको विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। और ये एक तरह से अपने निदेशक की पोस्ट हो या कमिश्नर की पोस्ट हो या मंत्री की पोस्ट हो, वो उसकी तरह काम करेगा, उसको सभी प्रकार के निर्णय लेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पोर्टफोलियो जो सिस्टम था इसकी शुरुआत हुई और 1861 के बाद में इसको कहते हैं कि उसका और अधिक विकास हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो के माध्यम से काम। और फिर कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि वायसरॉय को अनेक प्रकार के निर्णय लेने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि जो वायसरॉय के जो अधिनियम नियम थे वो पूरे भारत के लिए बनते थे। इसके साथ ही बम्बई, मद्रास और उत्तर पश्चिम प्रांत इनको भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो वो जो विधि बनाते थे वो कई बार कन्फ्यूजन कर देते थे और कई बार ऐसी परिस्थिति थी कि वायसरॉय को तुरंत प्रभाव से कहते हैं कि निर्णय लेने पड़ते थे या विधि या कानून लागू करना होता था। ऐसी परिस्थिति में वायसरॉय के लिए संभव नहीं था। 1861 के अधिनियम में ये व्यवस्था की गई, जो व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 123 123 में राष्ट्रपति को और 213 में राज्यपाल को दी गई है अध्यादेश जारी करने। तो अध्यादेश जारी करने, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर 1861 के द्वारा वायसरॉय को दी गई कि ऐसी परिस्थिति हो जाए कि वायसरॉय अपने सभी परिषदों को नहीं बुला सके, अपनी पार्षदों को नहीं बुला सके और उनसे बातचीत नहीं कर सके और उसको बहुत ज़रूरी हो कि वो कानून बनाना या कोई निर्णय लागू करना, तो वो अध्यादेश के माध्यम से जारी कर सकता है। तो ऑर्डिनेंस जारी करने की जो क्षमता है वो उसको दी गई। तो इस प्रकार से भारतीय संवैधानिक विकास में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 2 प्रकार की विशेष रूप से, एक तो विभागीकरण, पोर्टफोलियो का जन्म होना और दूसरा अध्यादेश जारी करने की क्षमता जो है वो उसको वायसरॉय को दिया जाना। 1861 के 2 महत्वपूर्ण ये उपलब्धियां हैं 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के, और इस भारतीय परिषद के जन्म से और आगे बढ़ा। अब 1861 के बाद में लेकर के, क्योंकि
ये बात हम अगले उसमें व्याख्यान में बात करेंगे कि 1861 के बाद में जब 1892 का अधिनियम आएगा या 1909 का अधिनियम आएगा, उस समय भारतीय लोगों की क्या आकांक्षाएँ होंगी और किस प्रकार का भारतीय वातावरण होगा जो उसको प्रभावित करेगा, ये अगले व्याख्यान में। थैंक यू।